तो आप सबका स्वागत है। आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 4। इस चैप्टर का नाम है द एम्परर समिट। इसकी समरी देखो ऐसा है कि इसमें अपना जो एम्परर है उसको वो दूसरे एम्परर से मिलने समिट में जाता है। अब उनकी मीटिंग और वो डिटेल्स बहुत सारी है और ये ज़रा बड़ा चैप्टर है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Chapter 4 The Emperor Summit. After several days, a royal messenger with the crest of all empires arrived. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत दिनों के बाद, अब चैप्टर 3 में हमें टैलेंट्स के बारे में बताया गया था, फिर उसके बाद अब यहाँ पे बहुत दिनों के बाद एक रॉयल मैसेंजर आता है क्रेस्ट ऑफ द ऑल एम्पायर्स लेकर। वो मैसेंजर है, ठीक है। अब यहाँ पे नोट, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये क्या है, रॉयल क्रेस्ट ऑफ द ऑल एम्पायर्स क्या है। द क्रेस्ट ऑफ ऑल एम्पायर्स इज अ रॉयल लेटर. It is not sent in times of peace nor for ordinary matters. ये जो लेटर है ये क्रेस्ट ऑफ ऑल एम्पायर एक रॉयल लेटर है। ये पीस के लिए नहीं भेजते और ना ही कोई ऑर्डिनरी मैटर, कोई आम चीज़ों के लिए भी नहीं भेजा जाता। Its arrival means the world itself is in danger. The crest is sent for 2 reasons only. इसका आना, इसका मतलब ये है कि ये दुनिया ख़तरे में है और ये क्रेस्ट सिर्फ 2 रीजन्स के लिए सेंड करते हैं। अब वो कौन से रीजन्स है? फर्स्ट, व्हेन अ ग्रेट थ्रेट और कैलामिटी राइजेस, ए डेंजर सो वास्ट दैट इट कैन डिस्ट्रॉय सिटीज, ब्रेक एम्पायर्स एंड चेंज द फेथ ऑफ द वर्ल्ड. When such forces appear, all the rulers are summoned not to rule but to survive together. अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो पहली चीज़ है, क्यों सेंड करते हैं कि अगर कोई कैलामिटी, अगर कोई मुसीबत बहुत बड़ी है, जो वर्ल्ड लेवल मुसीबत है, जो दुनिया को तबाह कर सकती है, तब ये लेटर सेंड करते हैं। और इस लेटर का मतलब है कि पूरे रूलर्स, जो भी वो प्रेजेंट टाइम के रूलर्स है, वो साथ में आए, साथ में काम करे और एक नतीजे पे पहुँचे। अब सेकंड है कि when a new emperor is chosen, the crest announces the rise of a ruler whose authority must be seen, judged and recorded by every empire. The letters carry no threat, it's carry no plea, its sealed is older than any throne. अब सेकंड के अगर कोई न्यू एम्पायर सेलेक्ट हुआ वेसिनिटी में, जैसे कि मैंने पहले बोला 4 एम्पायर से, फ्लेम, वाटर, लैंड और गोल्ड। अब इनमें से कोई नया एम्पायर बना तो ये लेटर सेंड करते हैं, उसको बुलाते हैं इंट्रोडक्शन के लिए और उसका जजमेंट, उसकी जस्टिस सब चेक करने के लिए बुलाया जाता है। और कहा जा रहा है कि ये जो लेटर है ये कोई थ्रेट कैरी नहीं करता और ना ही कोई वार्निंग कैरी करता है। और ये जो लेटर है ये बहुत पुराना है किसी भी थ्रोन से, ठीक है। इट्स वर्ड्स आर रिक्वेस्ट, दे आर लॉ। ये इसके जितने भी वर्ड्स है वो कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये लॉ है। अब ये क्यों है हम बहुत आगे स्टोरी में एक्सप्लेन हुआ है, वो बात की बात देखेंगे हम, ठीक है। टू इग्नोर द crest is to stand alone against what is coming. When the crest of all emperors arrive, the world does not argue, it's prepare. अब जैसे कि समझो अलाइंस है हमारे पास, ये दुनिया में भी अलाइंस बहुत सारे कंट्रीज़ के होते हैं ना, जैसे कि नेटो आप एग्जांपल ले लो। वैसे ही ये क्रेस्ट जो है ये भी एक अलाइंस का वो है, क्या कहते हैं, सिंबल है। 4 एम्पायर्स की अलाइंस का सिंबल है और इसको इग्नोर करना, इसका मतलब ये है कि अब इसके आगे जो भी आएगा, अब इसके आगे जो भी तुम्हें होगा तुमको खुद को देखना पड़ेगा। और इसके आगे अगर कुछ भी मिलकर कोई एम्पायर करता है तो उसके अगेंस्ट 3 एम्पायर्स होंगे, तो एक वार्निंग टाइप भी है। अब कहा जाता है कि जब भी ये क्रेस्ट आता है तो ये दुनिया उसे इग्नोर नहीं करती, ये उसे प्रिपेयर होती है आने के लिए। अब यहाँ पे Zed got delivered the letter by his soldier. After opening the letter, he learned that all the old empires congratulate him on becoming the new emperor and gives their regards about his father. Zed learns that all the empires have had the same incident lately. So all the scholars of the empires have decided to call the summit and explain about the current situation. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैद जो हमारा एम्परर जैद है उसको ने कि ये लेटर जो है डिलीवर मिल गया। फिर वो ओपन करता है और ये सीखता है कि पूरे जितने भी ओल्ड एम्परर्स हैं, ठीक है, वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करे और उनके रिगार्ड्स दिए उसके फादर के लिए। और वो जैद सीखता है कि पूरे एम्पायर्स में
ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे जो अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा ना इंसिडेंट, वैसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। और स्कॉलर्स जो है एम्पायर्स के, जैसे कि मैंने बोला एम्पायर, अपने फ्लेम एम्पायर के जो स्कॉलर हैं उनका नाम है हाकिम अल कदीम, ऐसा ही कुछ नाम था ना। तो वैसे ही अलग अलग एम्पायर्स के उनके भी स्कॉलर्स से उन्होंने डिसाइड किया है कि हम ये समिट हम ये एम्पायर की एक समिट बनाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे, जो करंट सिचुएशन है उसको देखेंगे, कहा गया। आफ्टर रीडिंग ऑल दिस ज़ैद टुक सम टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इन द वर्ल्ड इज हैपनिंग इनटू दिस पीसफुल वर्ल्ड। ठीक है, और आई से फॉल्स वर्ल्ड। अब जैद जब ये सब पढ़ता है तो वो थोड़ा टाइम लेता है समझने के लिए, और वो कहता है कि ये हो क्या रहा है इस दुनिया को, इस पीसफुल दुनिया को, ये शांत दुनिया को। और वो कहता है कि मैं ऐसा कहूँ कि ये झूठी दुनिया को। अब ये ऐसा झूठी दुनिया क्यों कह रहा है, क्योंकि ये दुनिया में बहुत पीस था। ठीक है, अब जैसे जैसे ये इंसिडेंट्स आए वैसे वैसे इनका पीस ख़त्म हो गया, तो वही यहाँ पे इम्प्लाई हो रहा है। ठीक है, called all his generals and assigned them near each border area and took some soldiers with him and began his journey towards the summit. It took 3 days to arrive at the location of summit. Zaid on his whole journey didn't think of anything besides the incidents. When he arrived at the summit, he met all the emperors of the world. There are 4 empires in the world and their emperors. अब ये सब होने के बाद जैद अपने जनरल्स को बुलाता है, जनरल्स को बुलाता है और उनको असाइन कर देता है एरिया। अब जैसे ये मैं अब ये एम्पायर जा रहा है तो तुम्हें पूरा मेरा फ्लेम एम्पायर का थोड़ा तुम ध्यान रखो कहकर वो उन सबको असाइन कर देता है। फिर वो थोड़े से सोल्जर्स लेकर अपनी जर्नी करता है समिट की तरफ। ठीक है, उसको 3 दिन लगते हैं समिट पर पहुंचने के लिए, और इस पूरे रास्ते में वो सिर्फ वो इंसिडेंट्स के बारे में ही सोचता है, उसके दिमाग में कुछ नहीं आता। फिर कहा जाता है कि जब जैद समिट में आ जाता है तो वो पूरे एम्पायर जो बाकी के एम्पायर से उनसे मिलता है। और हमें यहाँ कहा जाता है कि इस दुनिया में 4 एम्पायर्स हैं और उनके एम्पायर्स। अब हमें पूरे एम्पायर जो भी है उनके बारे में मालूम पड़ेगा वो कौन है। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जाता है कि देयर एम्पायर विच आर, जो एम्पायर से एम्पायर इमरान वाटर एम्पायर, इमरतुल अलमा एम्पायर ऑफ वाटर। ये जो एम्पायर इमरान है ना, ये वाटर एम्पायर के एम्पायर है। ठीक है, ए टॉल ओल्डर मैन विथ शार्प आइज, calm like sea but dangerous when provoked. At the age of 60, his mind was sharper than most young men. People say when the water empire was dying, Imran rebuilt it with his own hand. He took it then with the serious eyes. अब यहाँ पे हमें सेकंड एम्पायर के बारे में, जो उसके एम्पायर है उनके बारे में मालूमात हो रही है। उनका नाम है एम्पायर इमरान, और वो एक लंबे आदमी है, बूढ़े हैं, उनके तेज़ आँखें हैं और वो 60 साल के हैं। ठीक है, वो 60 ईयर्स के हैं। और लोग उनके बारे में कहते हैं कि इनका दिमाग, ये जो एम्पायर का दिमाग है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। और लोगों में ये बात है कि जब वाटर एम्पायर मर रहा था, जैसे कि डिक्लाइनिंग, कोलैप्स, किसी भी चीज़ की वजह से, तो एम्पायर इमरान ने उस वाटर एम्पायर को अपने हाथों से बनाया। यहाँ पे यही बताया जा रहा है। फिर तीसरे एम्पायर उनका नाम है एम्पायर हमजा, लैंड एम्पायर। अमित अल अर्द, प्रिंस ऑफ द लैंड। अब ये जो इमरतुल अलमा है और अमित अल अर्द है, ये एक टाइटल है समझो। जैसे कि अमित अल अर्द का मतलब है प्रिंस ऑफ लैंड। ठीक है, हमजा लुक हार्मलेस एट फर्स्ट, always smiling, relaxed and with a soft face, but everyone knew a smiling man can be most dangerous. He invented new farming system, new tools, new ways to grow food. अब यहाँ पे हमें हमारे तीसरे एम्परर जिनका नाम है हमजा, उनके बारे में बताया जा रहा है। हमजा हार्मलेस लिखते, मतलब वो डेंजर नहीं लिखते। जब आप फर्स्ट देखोगे वो हमेशा हंसते हैं और रिलैक्स, और उनका जो चेहरा है वो बहुत सॉफ्ट है। बट कहा जाता है कि सबको पता है एक हंसने वाला आदमी बहुत ख़तरनाक हो सकता है। और इन्होंने इन्वेंट किया नए चीज़ें, जैसे कि न्यू फार्मिंग सिस्टम, इन्होंने एक नया फार्मिंग सिस्टम बनाया, नए टूल्स और न्यू वेज टू ग्रो फूड, नए वेज टू ग्रो फूड। और इसकी उम्र जो है वो है इन हिज 40 ही लव डीपली बाय हिज पीपल। ये 40 साल का है, जो हमारा तीसरा एम्परर है वो 40 साल का है, और ये
उसको उसके लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो कहा जा रहा है। जो हमारे फोर्थ एम्परर है उनका नाम है एम्परर राशिद, गोल्ड एम्पायर, जलील अल दहाब, मेजेस्टिक वन ऑफ गोल्ड। The emperor was 80 years old. His face was wrinkled, but his spirit was still strong. His body has aged, but his fire has not faded. He loved luxury, but never at the cost of his people. No one went hungry, so he could live in comfort. He ruled with strict order. He did not forgive weakness or betrayal. अब यहाँ कहा जा रहा है जो हमारे फोर्थ एम्परर है, ये गोल्ड एम्परर, गोल्ड एम्पायर के, उनका नाम है एम्परर राशिद और उनका टाइटल है जलील अल दहाब। इसका मतलब होता है मेजेस्टिक वन ऑफ गोल्ड। अब कहा जा रहा है कि इनकी 80 साल का है ये एम्परर जो है, ये बूढ़ा है, इसका फेस विंकल है, मगर इनकी स्पिरिट मतलब अभी भी बहुत स्ट्रांग है। इनकी जो ये एम्परर की जो बॉडी है वो एज कर गई है, मगर इनके अंदर का जुनून जो फायर है वो अभी भी नहीं गया। ये लग्जरी को बहुत पसंद करते हैं, मगर ये लग्जरी को समझो कि इनको गोल्ड सिल्वर ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है, मगर वो कहते हैं कि नेवर ऑन द कॉस्ट ऑफ हिज पीपल। ये लग्जरी पसंद करता है मगर अपने लोगों को ऐसा एक्सप्लॉइट कर कर नहीं, ठीक है। कहा जाता है कि कोई भी इनके एम्पायर में हंग्री नहीं जा, मतलब भूखा नहीं सोता है, वो लोग कंफर्ट में। और ये रूल स्ट्रिक्ट ऑर्डर से करते हैं, ये वीकनेस और बिट्रेयल को कभी भी फॉरगिव नहीं करते। अब जो लोग हैं वो विस्पर करते हैं, people whisper among themselves, Rashid have lived long enough to defeat many young warriors. Those who underestimate him did not survive. Age did not make him weak, it made him dangerous. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये रूल जो करते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर, इनके पास बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है और ये कभी भी वीकनेस और बिट्रेयल को फॉरगिव नहीं करते। और जो लोग हैं अपने आप में कुछ विस्पर्स मतलब बात करते हैं कि रशीद जो है हमारे एम्परर गोल्ड एम्पायर के, वो इतना ज़्यादा जिए हैं कि उन्होंने बहुत से यंग वॉरियर्स जो अपने क्या कहते हैं प्राइड में आके, घमंड में आके उनसे चैलेंज करते हैं ना एम्पर के लिए, तो उन्होंने उनको बहुत से मारा है, उनसे बहुत से डिफीट किया है या गेम ओवर कर दिया है। और कहा जाता है कि दोज हु अंडर एस्टिमेट हिम डिड नॉट सर्वाइव, कि ये बूढ़ा है, ये क्या कर सकता है, जो उसको अंडर एस्टिमेट करे वो जिए नहीं, वो आज नहीं जिंदा है। अब कहा जा रहा है कि जो उम्र है, उम्र उनको वीक नहीं बनाई, जो एज है उनको वीक नहीं बनाई, वो उनको और ख़तरनाक बनाई गई है। ये है हमारे ये है हमारे दुनिया के 4 एम्परर्स, ठीक है। These 3 empires and emperors beside him are experienced and dedicated to helping their people and territory. Now greet each other and congratulate the newly elected emperor of the Flame Empire. After some small and big talk, the main event arrived. ये जो 3 एम्पायर्स है ना, और जिसके जो एम्परर्स बिसाइड हिम, जैद के जो बाजू है, ये एक्सपीरियंस और डेडिकेटेड है उनके लोगों और उनके टेरिटरी के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है। अब ये एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, कंग्रेचुलेट करते हैं जैद को न्यू एम्परर बनने के लिए। अब हमें और छोटे बड़े बातों के बाद हमें कहा जा रहा है कि अब जो मेन इवेंट है, इस एम्परर समिट का मेन इवेंट अराइव होता है। A soldier came towards the summit and told the arrival of Majlis al-Hudud, the Council of Limits, ठीक है। The 4 scholars who are well aware of the current situation, seeing them all, the emperors greet them, and all of them went in a hall which is Qatat al-Uhud, Hall of Limits, a hall where all the pre-era records were kept to study. अब एक सोल्जर उन एम्परर्स की तरफ आता है और कहता है कि मजलिस अल हुदूद आ गए हैं। अब ये मजलिस अल हुदूद कौन है? उनका मजलिस अल हुदूद का मतलब है द काउंसिल ऑफ लिमिट्स, ठीक है। ये जो 4 स्कॉलर्स हैं एम्पायर के, जो 4 स्कॉलर्स कह लो, वो वापस आए हैं। उनको देखने से पूरे एम्परर उनको ग्रीट करते हैं। देखो ये जो स्कॉलर्स हैं ना, इनकी इज्जत बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसलिए इनको ग्रीट करते हैं एम्परर्स। और जिनको मालूम है ये जो करंट सिचुएशन के बारे में, ये 4 स्कॉलर्स को मालूम है। सीइंग देम ऑल ग्रीट,
अब एम्पायर्स उनको ग्रीट करते हैं। फिर उसके बाद ये जो मजलिस अल हुदूद है, जो स्कॉलर्स ऑफ ये काउंसिल ऑफ लिमिट्स है, ये जाते हैं एक हॉल के पास। वो हॉल का नाम है क़तात अल उहुद, हॉल ऑफ द लिमिट्स। ठीक है, अब ये हॉल क्या है? इस हॉल में पूरे रिकॉर्ड्स, पूरा हिस्ट्री पूरी रखी हुई है, वो कहा जा रहा है। अब यहाँ पे हमें 4 स्कॉलर्स कौन कौन है मालूम होगी। ठीक है, दी 4 स्कॉलर्स आर हाकिम अल कदीम, जैसे कि हमें मालूम है ये जो फ्लेम एम्पायर के। ठीक है, स्कॉलर ऑफ एंशियंट रिकॉर्ड, इनकी स्टडीज़ ये है। फिर इनके थोड़े कामों के नामों में उनके थोड़े कामों के नाम हैं, मैं वो बता देता हूँ। अतर अल हुरूब, ट्रेसेस ऑफ ओल्ड वॉर्स, सिजलत अल ज़मान, रजिस्टर ऑफ टाइम, रिवायात अल समीनत, अकाउंट्स ऑफ साइलेंस। ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये इनके थोड़े फेमस कामों के नाम हैं। ठीक है, His works compare forgotten battlefields, fractured armors, and incomplete testimonies to identify repeating human limits across centuries. His records focus on continuous, not legends. और ये समझो ancient battlefields और incomplete history को ये इनका काम ये है, इसमें ये बहुत ज़्यादा वो है नॉलेजेबल। अब जो सेकंड है उनका नाम है रशीद इब्न नूर, ये वाटर एम्पायर के स्कॉलर हैं और इनका टाइटल है स्कॉलर ऑफ डिसिप्लिन, इनको कहा जाता है। और इनके थोड़े कामों के नाम: दबत अल नफ्स, रेगुलेशन ऑफ सेल्फ, सुकून अल फिक्र, स्टिलनेस ऑफ थॉट, तरीब अल अनफास, ऑर्डरिंग ऑफ ब्रेथ। ये इनके 3 काम के थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स है। ठीक है, हर एक के। His studies document low control, focus on alter endurance and reaction under pressure. His writings classify failure caused by emotional surge, mental noises and loss of internal balance. अब जैसे इनका काम है, अपनी जो पावर थी, देखो चैप्टर 3 में वो पावर पे ये ज़्यादा रिसर्च करते हैं। ये स्कॉलर्स पूरे वो पावर या एंशियंट चीज़ों पे, इन पे ही ये ज़्यादातर रिसर्च करते हैं। ठीक है, अब जो थर्ड है वो लैंड एम्पायर के स्कॉलर है, उनका नाम है समीर अल मियार। ठीक है, कीपर ऑफ मेजर्स इनका टाइटल है। फिर इनके थोड़े काम है: हाद अल इहतिमाल, लिमिट्स ऑफ एंडोरेंस, मियार अल इस्तिजा, मेजर्स ऑफ रिस्पॉन्स, कसर अल तवाजून, ब्रेक ऑफ बैलेंस। इनके ये थोड़े बहुत काम है, फेमस काम जो कह लो वो है। His research conveyed battlefield observation into measures threshold. He catalogues how exceeding numerical limits leads to hesitation, misalignment and physical breakdown. जैसे कि मैंने पहले ही बोला, ये पावर पे, अपनी जो पावर है ना वो फॉर्म्स वाली, उस पे काम करते हैं थोड़े स्कॉलर्स, और थोड़े एंशियंट रिकॉर्ड्स पे काम करते। तो ये समझो पावर, अब जैसे मैंने 3rd चैप्टर में कहा था कि एक एक्स्ट्रा फॉर्म बनाने से कैसा फिजिकल ब्रेकडाउन, तो इनका काम वो ही है, ये उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है कह लो। अब जो हमारे 4th है, जो गोल्ड एम्पायर के कह लो स्कॉलर हैं। ठीक है, यूसुफ अल अतर इनका नाम है, स्कॉलर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। अतर बाद आफ्टर इफेक्ट्स, इन हिना अल सदल, डिक्लाइनिंग ऑफ बॉडी, टू अल ताफी, लेंथ ऑफ रिकवरी। ये इनके थोड़े फेमस काम हैं कह लो। हिज रिकॉर्ड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म आउटकम, scar tissue, reduced lifespan, chronic instability and focus retirement. His work ensured that every grain is weighted against the cost. जैसे कि मैंने बोला, ये आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, कलेक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम आते हैं हमारे सेकंड इस पे, सेकंड पैराग्राफ है जिसका नाम है कलेक्टिव इंटरफेरेंस। When their works are sized together, they often refer to as Qutub Majlis al-Hudud, the writings of the Council of the Limits. अब ये चारों जब एक साथ वर्क करते हैं किसी चीज़ पे, तो उसे कहा जाता है कुतुब मजलिस अल हुदूद। इसका मतलब है द राइटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ लिमिट्स। अब ये कोई एक एग्जांपल ले लो, एक चीज़ पे काम कर रहे हैं ये 4 स्कॉलर्स, तो इनका नाम होगा कुतुब मजलिस अल हुदूद। इसका इंग्लिश में मतलब होगा द राइटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ लिमिट्स। अगर ये पूरे एक ही चीज़ पे काम कर रहे तो। ऑल दी स्कॉलर्स वेंट इन द हॉल फॉर मोर देन 10 days, researching and comparing all the information that they got from the emperors. ठीक है, अब ये 4 स्कॉलर्स आए,
वो हॉल में चले गए, जो हमने हॉल की बात की थी, ठीक है, वो हॉल ऑफ द लिमिट्स में चले गए। ऑल द स्कॉलर्स वेंट हॉल। ये 10 दिनों तक वो ही इसमें थे, रिसर्च कर रहे थे, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे इंसिडेंट्स के बारे में जो उन्होंने एम्परर से सुना है। मीनवाइल ऑल द एम्परर्स वर वेटिंग फॉर अ रिप्ले और एनीथिंग दैट कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट इन देयर हार्ट दे ऑल नो दैट समथिंग एंशिएंट हैड अवेकन और समथिंग दैट इज हियर मोर देन देम। अब हमें कहा जा रहा है कि जब ये 10 दिनों के लिए अंदर गए थे, मीनवाइल ऑल द एम्परर्स, जितने भी एम्परर्स थे वो एक जवाब के लिए रुके हुए थे, दैट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, जो उनकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करे। मगर यहाँ पे कहा जा रहा है कि मगर उन सबको एक चीज़ तो पता है, एक चीज़ तो पता थी कि कुछ एंशियंट, कुछ पुरानी चीज़ आ गई है और इससे कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा उनके पास डाउट है। ऑन द 10th नाइट ऑल द स्कॉलर्स came out and called the emperors by sending one of the soldiers to their tent. When one by one all the emperors arrived, the scholar take them towards the Qatat al-Fawaqi, Hall of Calamities. देखो अब 10वीं नाइट, 10 दिन, 10 दिन और 9 रात, इसके बाद जो 10वीं नाइट है उसके दिन पूरे स्कॉलर्स ने एम्परर्स को बुलाया, एक एक मैसेंजर सेंड कर कर, ठीक है, उनके टेंट्स में जाकर बुलाया। अब जब पूरे एक बाय एक पूरे एम्परर्स आए तो वो जितने भी स्कॉलर थे उनको लेके गए एक हॉल की तरफ। उस हॉल का नाम है क़तात अल फवाक़ी, हॉल ऑफ द कैलामिटीज़। अभी हॉल ऑफ द कैलामिटीज़ क्या है, कौन है, अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है नोट के ज़रिए, ठीक है। Qatat al-Fawaqi is a sealed hall reserved only for moments when the threat exceeded empires and approached the world level collapse. It is not used for war councils, politics or succession. Its doors are only opened when ordinary documents fail. The hall exists to examine events without prediction, a situation where survival itself is uncertain. अब ये क़तात अल-फ़वासी एक सील्ड हॉल है मतलब एक बंद हुआ हॉल जो सिर्फ तभी खोला जाता है जब जो भी प्रॉब्लम है वो एम्पायर लेवल से बढ़कर वर्ल्ड लेवल कैलामिटी पे आती है, जो प्रॉब्लम से पूरी दुनिया कोलैप्स हो सकती है, तो तभी ये हॉल खोला जाता है। और कहा जाता है कि ये जो हॉल है ये पॉलिटिक्स, जंगों के बारे में, जंगों के लिए नहीं खोला जाता। ये दिस हॉल एग्जिस्ट टू एग्जामिनिंग इवेंट्स विदाउट प्रेडिक्शन, सिचुएशन विद द सर्वाइवल इटसेल्फ इज अनसर्टन। ये हॉल तभी खोला जाता है जब सर्वाइवल, जो हमारा जिंदगी है, वो अनसर्टन हो, ठीक है, जब कहा नहीं जा सकता कि ये दुनिया रहेगी या ख़त्म हो जाएगी। All the emperors were shocked because this is the second time this hall opens. They all realize that the threat that falls upon them is not ordinary. It can be far worse than the ta'un al-sukut, the plague of the silence. अब जब जितने भी पूरे एम्परर जब देखते हैं इनको क़तात अल-फ़वास के तरफ जाते हुए, तो ये समझ जाते हैं कि ये जो थ्रेट है, जो हम काउंटर कर रहे हैं, ये जो थ्रेट है ये बहुत ज़्यादा, ये कोई आम थ्रेट तो नहीं है, ये थ्रेट बहुत ख़तरनाक है। और इनको समझ में आ जाता है कि ये एक वर्ल्ड क्लास थ्रेट है और इट कैन बी फॉर वर्स देन तकूत अल-सुकूत, ताउन अल-सुकूत। अब ये ताउन अल-सुकूत क्या है, हम आगे पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि कहीं ये थ्रेट इससे तो ख़तरनाक नहीं है ना, ताउन अल-सुकूत से, द प्लेग ऑफ द साइलेंस। अब ताउत अल-सुकून का मतलब है द प्लेग ऑफ द साइलेंस, ये एक प्लेग है जो यहाँ पे हुआ होगा, ठीक है। अब हम वो प्लेग के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो ये जो ताउत अल-सुकूत है, द प्लेग ऑफ द साइलेंस, से मैंने इन्वेंट किया है, ठीक है, फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। ये असली नहीं है, तो प्लीज़ इसको असली या रियल मत समझना, ठीक है। A catastrophic disease that killed nearly 50 million people before disappearing on its own. There was no cure and no reliable treatment. The illness spread slowly through prolonged proximity, allowing it to move across cities and nations unnoticed. अभी जो तो प्लेग ऑफ द साइलेंस है, ताउन अल-सुकूत, ये एक कैटास्ट्रोफिक डिसीज़ है
जो नियरली 50 मिलियन प्लस पीपल को उसकी वजह से समझो यहाँ इस दुनिया से छोड़कर चले गए। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बिफोर डिसअपियरिंग ऑन इट्स ओन, इसका कोई इलाज भी नहीं था, ये खुद ही से ही गायब हो गया, मगर जाने से पहले ये 50 मिलियन पीपल्स को इस दुनिया से लेकर गया। यहाँ पे यही कह रहे, इसका कोई क्योर नहीं था, इसका कुछ भी नहीं था, ठीक है। और ये टच के ज़रिए से या हवा के ज़रिए से फैलता था, और ये बहुत से सिटीज़ या एम्परर्स के क्रॉस में बहुत ज़्यादा अननोटिस मतलब मालूम ही नहीं होता था कि इसको ताउत और सुकून है बोल के, ठीक है। अर्ली सिम्टम्स वेर माइल्ड फटीग, वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉजिंग मोस्ट विक्टिम टू कंटिन्यू their डेली लाइफ। एज द डिसीज प्रोग्रेस द बॉडी grew heavy, ब्रीथिंग वीकनेस एंड स्पीच फेडेड। अब इसके जो सिम्टम्स थे तो माइल्ड फटीग थे, वीकनेस थे, लॉस ऑफ एपिटाइट, कॉजिंग मोस्ट विक्टिम टू कंटिन्यू देयर लाइफ। अब इसके थे माइल्ड फटीग, थकान बहुत, और वीकनेस और खाना नहीं खाना, कॉजिंग मोस्ट, अब बहुत से जो इसके विक्टिम थे वो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जीते थे। और जैसा जैसा ये जो डिसीज़ है वो प्रोग्रेस करता था तो उनकी जो बॉडी है वो बहुत वज़न हो जाती थी, और जो उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती थी और उनकी जो बात थी वो फेड हो जाती थी। In this final stage, victim lost the ability to move or call for help before organ failure and end their lives. अब ये जो फाइनल स्टेज पे वो आ जाते हैं तो विक्टिम्स जो थे इस बीमारी के वो हल ही नहीं सकते थे, और वो किसी को बुला भी नहीं सकते थे, क्योंकि हल ही नहीं सकते थे, पूरा ऐसा स्टैचू टाइप हो जाते थे। तो फिर उसके बाद उनका ऑर्गन्स जो थे वो फेल हो जाते थे और उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती थी। Entire regions fell silence before anyone understood the danger. The plague ended only when population were exhausted. पूरे रीजन्स, जितने भी बहुत सारे रीजन्स साइलेंस हो गए थे इस प्लेग की वजह से। बिफोर एनीवन, किसी को समझने से पहले ये जो डेंजर था वो ख़त्म भी हो गया। जब पॉपुलेशन थी वो एग्जॉस्ट हो गई, मतलब पॉपुलेशन ख़त्म पे आ गई, तब ख़त्म हो गया। इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इट्स रिमेंबर सिंपली एज अल-सुकूत। अब इसको एक, जैसे एक कैलामिटी लेवल था ना, तो इसको रिमेंबर कर लिया अल-सुकूत की वजह से, ए डार्क थिंग समझ लो। ऑल द एम्परर वेर हॉरिफाइड रिमेंबरिंग दिस इवेंट। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। जितने भी एम्परर थे वो ये अल-सुकूत को याद कर कर वो हॉरिफाइड हो गए और समझ गए कि जो हम जिससे हम अभी लड़ रहे हैं, या जो ये कैलामिटी है, ये उससे भी ख़तरनाक हो सकती है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो समझो अजब्स के बारे में होगा, और मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में ये रिवील कर दूंगा कि मैंने ये जो अजब्स है ये कौन है और मैंने इनका इंस्पिरेशन कहाँ से लिया है, और अजब्स के बारे में होगा, ठीक है। हम मिलते हैं आपको फिफ्थ चैप्टर, फिफ्थ है ना, एक मिनट, फिफ्थ चैप्टर में। शुक्रिया, बाय बाय। अब मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय।